गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शंस। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएन सीटैट जो है उन्होंने कहा है कि ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शंस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शिप्स जो है उनको ज़्यादा टाइम सी पर गुजारना पड़ रहा है और उससे जो है ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा एमिट हो रही हैं। तो आपको पता होगा कि हुथी मिलिटेंट्स जो है वो कमर्शियल शिप्स को अटैक कर रहे हैं। उसकी वजह से सुएज़ कनाल का राउट लेने की बजाय शिप्स को केप ऑफ गुड होप का जो है राउट लेना पड़ रहा है, जिससे कि 10 से 15 दिन ज़्यादा लग रहे हैं वो आज टाइम में। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हायर एमिशंस हो रही हैं। तो पहले तो देखते हैं सुएज़ कनाल, जो कि एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है इजिप्ट में। 1869 में बनाया गया है। इसको मेडिटरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। इसको नेशनलाइज किया गया इजिप्ट द्वारा 1956 में। यूएन सीटैट क्या है? एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1964 में इसको बनाया था। डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज, खासकर इंटरनेशनल ट्रेड से डील करती है। जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। अब ट्रेड डिसरप्शन से कैसे टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं? जितने भी मेटल कंटेनर्स होते हैं किसी भी कमर्शियल शिप पे, उन सबको इंडिविजुअली भी ट्रैक किया जा सकता है, ताकि ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंटेनर्स जो हैं, जो जिन कंपनीज़ के जा रहे होते हैं, वो ट्रैक कर सके कि कहाँ पर कंटेनर जा रहा है, क्या कार्बन फुटप्रिंट है उनके सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी कैलकुलेट किया जा सके। तो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है राउटर्स, आपने सुना ही होगा इसके बारे में। उन्होंने ट्रैक किया डेटा लगभग 6000 रीराउटेड कंटेनर्स का, और हर कंटेनर 1.07 टन्स जो है वो ओरिजिनली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता, अगर वो अपने नॉर्मल रूट पे जाता तो। लेकिन लंबा रूट लेना पड़ा तो 1.35 टन्स हर जो कंटेनर को एक्स्ट्रा, मतलब टोटल जो है वो रिलीज़ करना पड़ा, एमिट करना पड़ा कार्बन डाइऑक्साइड लंबा रूट लेने की वजह से। तो मतलब हर कंटेनर 0.28 टन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है, जिसकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, एफटीए स्ट्रेटजी मीट। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक मीटिंग अभी रखी गई थी कि कैसे हम आगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नेगोशिएट किया करेंगे। तो एक कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने ये डिस्कशंस में एंगेज किया है। तो अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो ऑलरेडी टेपा एग्रीमेंट साइन कर चुका है नॉन ईयू यूरोपियन ब्लॉक ऑफ आइसलैंड, नॉर्वे, लाइटेनस्टाइन और स्विट्ज़रलैंड के साथ। कुछ नेगोशिएशंस चल रही हैं यूएई, मॉरिशस और मिनी ट्रेड डील ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुई है। एशियन कंट्रीज़ के साथ भी जो ट्रेड डील है उसको रिव्यू करने की बात चल रही है। आरसीईपी से तो इंडिया जो है वो वॉकआउट कर चुका है, और आने वाले टाइम में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भी जो है एक ट्रेड डील इंडिया कर सकता है। तो क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस ये है कि इंडिया का मेक इन इंडिया पॉलिसी है, आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी है, जो कि फ्री ट्रेड के तो अगेंस्ट है। एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी इंडिया प्रोटेक्टिव रहता है। इंडिया जो है स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ओरिजिन प्रोविजंस को भी इम्प्लीमेंट करने को कहता है, ताकि चाइनीज़ गुड्स जो है वो ना आ जाए हमारी कंट्री में किसी भी एफटीए का फ़ायदा लेते हुए। कुछ ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स या डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स के कंसर्न्स भी होते हैं, जो कुछ कंट्रीज़ जो है वो बोलती हैं, जैसे ईयू या कनाडा जैसी कंट्रीज़। तो वो भी एक दिक्कत बन जाते हैं। एफटीए अगर हो जाता है तो ऑफ कोर्स डब्ल्यूटीओ का क्या पर्पज़ रह जाएगा। ओके, तो डिस्कशंस क्या रखी गई? डिस्कशंस ये रखी गई कि इंटरडिसिप्लिनरी सपोर्ट होना चाहिए किसी भी नेगोशिएशन में, ताकि लॉ, इकोनॉमिक, डेटा एनालिटिक्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज, ये सब मिलकर नेगोशिएशन प्रोसेस में काम कर सकें। पार्टिसिपेंट्स को कहा गया कि इंडिया की जो एम्बेसीज या मिशंस अब्रॉड है, वो वहाँ पार्टनर कंट्रीज़ के जो रेगुलेटरी रिजीम्स हैं उनको बेटर अंडरस्टैंड करके हमें इन्फॉर्मेशन पास करें। ग्लोबल ट्रेंड जो है वो पार्शियल डी ग्लोबलाइजेशन की वजह तरफ मूव हो रहा है, तो एक तरह से अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ को भी उसी की तरफ हमको रीओरिएंट करना पड़ेगा। सजेशंस क्या हैं? सजेशंस ये हैं कि रिजिलियंट सप्लाई चेन्स बनाने के लिए जो है इंडिया अपने एफटीएस का यूज़ करे, कैपेसिटी बिल्डिंग बनाने में फोकस रखे, इंडिया एक डेडिकेटेड चैप्टर भी रखे क्रिटिकल मिनरल्स पर, ताकि जो मिनरल रिच कंट्रीज़ हैं वो हम उनके साथ एफटीएस कर सकें, ताकि हमारे को एब्रप्ट डिस्ट्रप्शन ना देखने को मिले सप्लाई चेन में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नायक धनंजय कुमार सिंह जो है उनको पोस्ट ह्यूमसली डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल मिलने वाला है। तो डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल है क्या? तो ये 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था। हाईएस्ट ऑनर है यूएन पीस कीपर्स को दिया जाने वाला, एक पोस्ट ह्यूमस अवार्ड होता है
जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस के मेंबर्स को दिया जाता है, जिन्होंने अपनी लाइफ दी है सर्विस के टाइम पर। तो ये सेकंड सेक्रेटरी जनरल जो थे यूनाइटेड नेशंस के, डैग हैमरस्कॉल्ड, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और भी कुछ अवार्ड्स हैं, जैसे कैप्टन माबाई डैगने मेडल फॉर एक्सेप्शनल करेज, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो इंडिया आपको पता ही है कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रुद्र M2 मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो DRDO ने रिसेंटली फ्लाइट टेस्ट किया है रुद्र M2 मिसाइल Su-30 Mk1 प्लेटफॉर्म से इंडियन एयरफोर्स के। तो रुद्र M2 मिसाइल एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम है। एयर टू सरफेस रोल इसका होता है और इसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर रखी गई है। तो जो रुद्र मिसाइल्स हैं, ये न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं। शुरुआत में जो रुद्र 1 आया था उसके 150 किलोमीटर की रेंज थी। इनका टारगेट क्या है? एनिमी एयर डिफेंसेस को जो है वो सप्रेस करना, मतलब जो रडार हैं, कम्युनिकेशन असेट्स हैं या अदर रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्सेज हैं एनिमी के, उनको टारगेट करके न्यूट्रलाइज कर देना, ताकि जो एनिमी का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ई माइग्रेट प्रोजेक्ट। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक MOU साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉमन सर्विसेज सेंटर्स द्वारा, ताकि ई माइग्रेट प्रोजेक्ट जो है उसको एक तरह से ऑनबोर्ड किया जा सके CSC के पोर्टल के ऊपर। तो ई माइग्रेट प्रोजेक्ट है क्या? ये मेनली ब्लू कॉलर वर्कर्स जो कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कंट्रीज़ में जाते हैं, उनको असिस्ट करने के लिए बनाया गया है ई माइग्रेट प्रोजेक्ट। और जो भी उनको इश्यूज़ फेस होते हैं वहाँ पर, इमिग्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन सीमलेस उनको दिया जाता है उसी की वजह से। तो इमिग्रेट पोर्टल जो है MEA का, वो इंटीग्रेट किया जाएगा CSC के पोर्टल के साथ, और इसी पोर्टल के थ्रू फिर जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, प्रोसेस करने हैं, कोई भी मेडिकल या अदर सर्विसेज बुक करनी है, वो सब किया जा सकेगा। ठीक है, तो कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या हैं? इंटीग्रल पार्ट है डिजिटल इंडिया मिशन का। डिजिटल सर्विसेज देते हैं ये सिटीजन्स को एंड पॉइंट तक, रूरल और रिमोट एरियाज़ दोनों में खासकर, और ये डिजिटल इंडिया के विजन को फुलफिलमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माइक्रोसेफेली। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रिसेंटली एक स्टडी ने रिवील किया है कि एक जीन होता है SAS6 नाम का, और उसके कुछ वेरिएंट्स जो कि माइक्रोसेफेली में जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको रोकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसेफेली क्या है? एक रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें जो इन्फेंट होता है उसका हेड बहुत छोटा रह जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन। तो ये होता है जब ब्रेन की डेवलपमेंट वॉम्ब में या फिर ब्रेन की डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ जो है वो रुक जाती है। कई तरह के फैक्टर से हो सकता है, खासकर अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर कोई इन्फेक्शंस हो, टॉक्सिक केमिकल्स से एक्सपोजर हो जाए, प्री या पेरीनेटल इंजरीज़ हों, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। तो होता क्या है, इसमें स्मॉल ब्रेन रह जाता है, पुअर मोटर फंक्शन, पुअर स्पीच और एबनॉर्मल फेशियल फीचर्स हो सकते हैं, और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड भी हो सकता है चाइल्ड। तो बहुत से बेबीज़ जो हैं वो कोई सिम्टम दिखाते ही नहीं, बट धीरे धीरे जो है वो फिर एपिलेप्सी, सेरिब्रल पैलिसी, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ये सब जो है उनमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। कोई इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रगति 2024। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने प्रगति 2024 लॉन्च किया है, जो कि रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देगा CCRAS और आयुर्वेदा ड्रग इंडस्ट्री के बीच में। तो CCRAS क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, जो कि आयुर्वेदिक साइंसेज और सोबा रिगपा दोनों के ऊपर जो है वो साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक लाइंस पर रिसर्च करने के लिए काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं K9 वज्र। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे मेड इन इंडिया डिफेंस प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग K9 वज्र, सेल्फ प्रोपेल्ड हॉबिट्सर्स और कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन्स अभी तक फाइनल अप्रूवल की वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। तो सेंटर जो है वो इलेक्शंस के बाद ही इस पर फैसला ले पाएगा। तो K9 वज्र क्या है? एक 155 mm 52 कैलिबर ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है, जो कि शेल्स फायर कर सकता है ग्रेट एलिवेशन एंगल्स पर। लार्सन एंड ट्यूब्रो ने उसको बनाया है। कई तरह के मिशन जो है ये परफॉर्म कर सकता है। इसके लगभग 50 किलोमीटर्स तक का एनिमी टारगेट में स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटीज़ है। K9 जो है वो डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सर्ट इन। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है।
इंडिया का जो सर्ट इन है, उन्होंने एक वार्निंग इशू किया है हाई सिवियरिटी वल्नरेबिलिटी की, जो गूगल क्रोम फॉर डेस्कटॉप में पाई गई है। सर्ट इन इंडिया की नेशनल नोडल एजेंसी है, जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है ऑफकोर्स। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अंडर इसको बनाया गया। कलेक्शन, एनालिसिस, डिसेमिनेशन करना इन्फॉर्मेशन ऑन साइबर इंसिडेंट्स, फॉरकास्ट और अलर्ट्स देना साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स पर, इमरजेंसी मेजर्स लेकर आना साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट से रिलेटेड, कोऑर्डिनेशन करना साइबर इंसिडेंट रिस्पांस एक्टिविटीज़ में, गाइडलाइंस, एडवाइजरीज इशू करना। तो किसी भी तरह की जो है सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरमीडियरीज, डेटा सेंटर्स, बॉडी कॉर्पोरेट्स या किसी भी पर्सन को ये जो है कॉल फॉर इंफॉर्मेशन या इशू डायरेक्शंस कर सकती है। ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is global trade disruptions. This topic is important for your international relations. So UNCTAD has said that global trade disruptions are causing ships to spend more days at sea, which is causing a surge in the emission of greenhouse gases. So we all know that Houthi militants are attacking commercial ships which are passing through the Red Sea, and there is a crisis-like situation as these ships have to take longer routes. Otherwise, these ships were transporting, or these ships were uh, transferring the goods from Suez Canal until October last year. But after October, these ships have to be diverted through the Cape of Good Hope, which is taking about 10 to 15 days of voyage time, resulting in higher emission. So first of all, we have to understand what is Suez Canal. It is an artificial sea level waterway in Egypt, which was built in 1869. It connects the Mediterranean Sea to the Red Sea through the Isthmus of Suez. This provides the shortest sea link between Asia and Europe by avoiding the South Atlantic and Southern Indian Oceans, and that's why it reduces the distance between Arabian Sea to London by 8,900 kilometers. So this canal was nationalized by Egypt in 1956 after a brief war against the UK, France and Israel. So what is UNCTAD? It is a permanent intergovernmental body which was established by United Nations General Assembly in 1964. It is responsible for dealing with development issues, particularly international trade, and it frames policies in various domains like trade, technology, finance, aid and transport, and its headquarters is located in Geneva, that is in Switzerland. So how these trade disruptions are contributing to rising temperatures? We all know that each metal container which is aboard a commercial ship can also be tracked individually as they travel to their destinations. So these container tracking allows the companies which are buying or selling the goods so as to calculate the carbon footprint of their supply chain and distribution, which is a key step for reducing their emissions. So Reuters, which is a media organization, analyzed tracking data for more than 6,000 such rerouted containers between December and March, and each container traveling on original route is associated with around 1.07 tons of carbon dioxide released, but because of rerouting of shipments, they actually emitted 1.35 tons of carbon dioxide per container, which is basically 0.28 tons more for each container. Okay, so apart from just the Houthi attacks, even Black Sea has been a victim of war between Ukraine and Russia, and in the Panama Canal also droughts were caused by climate change. Okay, so the next topic is FTA strategy meet. This topic is important for your economy section. So recently a meeting was held to plan strategies for negotiating free trade agreements at a time when the Commerce and Industry Ministry is engaged in discussions on several trade agreements. So in this meeting, Commerce Secretary led the discussions on how to prevent resource overuse and efficiently manage workload. So we all know that we recently signed up with the TEPA, that is the Trade and Economic Partnership Agreement between India and four nation non-EU European bloc of Iceland, Norway, Liechtenstein and Switzerland. And this promises about $100 billion investment in 15 years. We already have some sort of trade agreements with UAE, Mauritius, and a mini trade deal was signed with Australia recently. We are also going to review the trade deal with ASEAN countries soon because we want to narrow the trade gap. India has already walked out of the RCEP, and recent news also indicated that India is in the process of reopening talks with Eurasian Economic Union, which is led by Russia.
But what are the stumbling blocks for India's FTA negotiations? Of course, India's Make in India policy or the Atmanirbhar Bharat policy is in stark opposition to discussions on free trade. India is also very protective about the agriculture sector. India argues for strict rules of origin provisions also, because we are worried that Chinese goods may flood the market through FTAs with other countries. Then certain countries like EU, Canada also talk about human rights concerns and democratic freedoms. FTAs also defeat the purpose of the WTO, and because it bypass the global mechanisms for free trade. So this discussion said that we have to focus on interdisciplinary support, so that during negotiations, if we want to make them successful, we require expertise in law, economics, data analytics, industry specific knowledge. So interdisciplinary knowledge at that time of negotiations would be very important. Participants also explored ways to utilize the resources of India's embassies and missions abroad, so that we can understand the regulatory regimes of partner countries before negotiating the FTAs. The global trend is moving towards partial deglobalization, and the use of industrial policy as a cover for protectionism and geopolitics is also playing a important role in shaping trade policies. So, suggestions have been given that India should use FTAs to build resilient supply chains, focus on capacity building and interdisciplinary expertise, and adapt to the current trend of partial deglobalization. India should also negotiate a dedicated chapter on critical minerals with at least mineral rich countries, so as to protect us from abrupt disruptions in the supply chain. Okay. So the next topic is Dag Hammarskjöld Medal. This topic is important for your international relations. So Naik Dhananjay Kumar Singh will be honored posthumously with the Dag Hammarskjöld Medal during a ceremony when the UN commemorates the International Day of UN Peacekeepers. So this medal was established in 1997, and it is the highest honor awarded to UN peacekeepers. It is a posthumous award given to members of peacekeeping operations who have lost their lives during service. It is named after the second Secretary General of the UN, Dag Hammarskjöld. So there are other UN awards also, like the Captain Mai uh, Daine Medal for Exceptional Courage, which is awarded to those military, police, or civilian United Nations personnel who demonstrate exceptional courage in the face of extreme danger. Then there is UN Military Gender Advocate of the Year award also, which recognizes the dedication and effort of an individual peacekeeper in promoting the principles within the UN Security Council Resolution 1325. We all know that India is the second largest contributor of uniformed personnel to the UN peacekeeping. Okay. So the next topic is Rudra M2 missile. This topic is important for your security section. So recently DRDO has successfully flight tested Rudra M2 from Su-30 Mk1 platform of the Indian Air Force. So Rudra M2 missile is an indigenously developed solid propelled air launched missile system, which is meant for air to surface role to neutralize many types of enemy assets. So it is designed to have a strike range of almost 350 kilometers. Rudra M series missiles, DRDO is developing them as new generation anti-radiation missiles. So this Rudra M1 was having 150-kilometer range. These missiles are meant for suppression of enemy air defenses, and these are designed to detect, track, and neutralize the adversary's radar, communication assets, and other radio frequencies sources. So basically, these missiles will be targeting the air defense system of the enemy, so that we can destroy them before launching the actual assault. So the next topic is e-migrate project. This topic is important for your governance section. So recently a memorandum of understanding was entered between Ministry of External Affairs, Ministry of Electronics and Information Technology, and Common Service Center E-Governance Services Limited, India Limited. So this e-migrate project will assist the blue collar workers going to immigration check required countries. This project was conceptualized to address issues faced by migrant workers by making immigration process online seamless. So this under this MOU, e-migrate portal of MEA would be integrated with CSC's portal, so as to provide several services to citizens through these CSCs, like facilitating the registration of applicants on e-migrate portal, facilitation of uploading and processing of the required documents
facilitation and supporting booking for medical and other services, okay, and creating awareness about e-migrate services also. So what are these common service centers? So they are an integral part of Digital India mission. They are the service delivery points for the delivery of digital services to the citizens, especially in rural and remote areas of the country. This helps in contributing towards the fulfillment of Digital India vision, and they also, of course, deliver essential government and public utility services to the people. Okay. So the next topic is microcephaly. This topic is important for your social issues. So recently a study has revealed that a gene called SASSS6 and its variants have been implicated in development process that causes microcephaly. So what is microcephaly? It is a rare neurological condition in which an infant's head is much smaller than the heads of other children at the same age and sex. So sometimes it is detected at birth. Microcephaly occurs when there is a problem with brain development in the womb, or when the brain stops growing after birth. So there can be a variety of reasons due to which microcephaly can occur, like infections during pregnancy, exposure to toxic chemicals, pre and perinatal injuries, genetic abnormalities. So what happens with microcephaly is that people or children with microcephaly have a small brain, poor motor function, poor speech and abnormal facial features, and they sometimes also get intellectually disabled. So many babies which are born with microcephaly may demonstrate no other symptoms, but they slowly start developing epilepsy, cerebral palsy, learning disabilities, hearing loss, and vision problems. There is no specific treatment for this microcephaly. So the next topic is Pragati 2024. This topic is important for your governance section. So Central Council for Research in Ayurvedic Sciences has launched this Pragati 2024, which is basically pharma research in Ayurgyan and techno innovation, which aims to explore research opportunities and foster collaboration with CCRS, between CCRS and Ayurveda drug industry. So what is CCRAS? So it is an autonomous body under Ministry of Ayush, and it undertakes research on scientific lines in Ayurveda and Sova Rigpa systems of medicine. Okay, so it's headquartered in New Delhi. So the next topic is K9 Vajra. This topic is important for your security section. So several made in India defense projects, including the acquisition of K9 Vajra self-propelled howitzers and fighter aircraft engines, are awaiting final approval by the center after elections. So what is K9 Vajra? It is a 155 mm 52 caliber tracked self-propelled artillery system which can fire shells at great elevation angles to hit targets far away. So it is built by Larsen and Toubro, as technology has been transferred from South Korean defense major Hanwha Defense Company. So it can perform a variety of missions. It has a strike range of about 50 kilometers. K9 also uses a digital fire control system, okay, by which it can fire multiple rounds which can impact a given area at the same time. So the next topic is CERT-IN. This topic is important for your governance section. So India's CERT-IN, that is Computer Emergency Response Team, has issued a warning for a high severity vulnerability reported in Google Chrome for desktops. CERT-IN is the national nodal agency for responding to computer security incidents as and when they occur. It is a functional organization within the Ministry of Electronics and Information Technology, and it has been operational since 2004. It has been designated under Information Technology Amendment Act of 2008 to serve as the national agency to perform following functions like collection, analysis and dissemination of information on cyber incidents, forecast and alerts of cyber security incidents, emergency measures for handling cyber security incidents, coordination of cyber incident response activities, even issuing of guidelines and advisories, etc. is responsibility of CERT-IN. So to perform these functions, CERT-IN has been empowered to call for information and issue directions to service providers, intermediaries, data centers, body corporates, and any other person. It also provides services to other to organizations in the government, public, and private sectors. It also provides services to individuals and home users as well. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.